ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सबसे पहले बड़ी खबर जो आपको ये अभी हम बताने वाले हैं, जम्मू कश्मीर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। खाई में गाड़ी गिरने से 10 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 11 जवान घायल हो गए हैं। इस हादसे की सूचना के बाद तुरंत मौके पर रेस्क्यू और ऑपरेशन चलाया गया और घायल जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में भर्ती घायल जवानों का इलाज अभी जारी है। और ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं, एयरलिफ्ट, जो घायल जवान हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया, अस्पताल में पहुंचाया गया है। सारे जितनी इवैक्यूएशन होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन तब भी राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है, ये बताया जा रहा है। और अजय बाचू जो हमारे सहयोगी हैं, पूरी नजर उनकी इस पूरे घटना पर है। अजय हमारे साथ लाइव है और ये जो 4 तस्वीरें आप देख रही हैं, सेना की गाड़ी जब दुर्घटनाग्रस्त हुई, पहली तस्वीर वो, एयरलिफ्ट जब घायलों को किया गया, आप हेलीकॉप्टर चॉपर की तस्वीर देख रहे हैं। 10 की मौत हो गई, जिन्हें अस्पताल ले गया है। जितने घायल थे उन्हें तो अस्पताल ले गया, जिनकी मौत हो गई है उन्हें उनके परिजनों तक सौंपने की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है और अस्पताल में उनका जो घायल हैं उनका इलाज अभी जारी है। और अजय हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अजय हमें बताएंगे कि अभी अजय हैं हमारे साथ, इनफैक्ट अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजय हमें बताइए पहले, अभी तुरंत क्या हालत हो रही है, क्या राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है? मेगा, दोपहर बाद का ये हादसा है और अब तक राहत और बचाव कार्य जो है वो लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि जिस जगह ये हादसा हुआ है ये डोडा चंबा रोड पर हुआ है। थानला गांव बताया जा रहा है, वहां पर खैनी टॉप का इलाका है, जहां पर ऑपरेशनल ड्यूटीज़ के लिए ये जवान जो है एक वाहन में जा रहे थे और इसी रोड पर जो है एक आइसी पैच था, मतलब बर्फ़ जो है, बर्फ़ का एक पैच था और उसी पैच पर फिसलन बहुत थी और जो ड्राइवर था संभवतः वो वाहन को काबू नहीं कर पाया और वाहन करीब 250 मीटर नीचे एक खाई में जा गिरा है, जिसमें 10 भारतीय सेना के जवानों की दर्दनाक मौत हुई है, 10 अन्य घायल हैं और एक जवान को जो है वो स्टेबल बताया गया है। सबसे पहले इन सभी जवानों को जो है वो भद्रवाह के हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से कुछ को एयरलिफ्ट करके दूसरे सेना के अस्पतालों में ले जाया गया ताकि उन्हें बेहतर चिकित्सा जो है वो मुहैया कराई जा सके। जिस समय यह हादसा हुआ उसके बाद न केवल सेना बल्कि अर्धसैनिक बल, पुलिस और जो लोकल वहां के हैं वो सब बचाव कार्य में जुट गए और जितने भी लोग इस सेना के वाहन में सवार थे उन्हें वहां से निकाल लिया गया है। और फिलहाल जो है 10 घायल जिनका इलाज जो है विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है, उनकी केयर के लिए वहां पर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो हैं वो बुलाए गए हैं और वहां पर उनका उपचार जारी है। इस घटना को लेकर न केवल सेना ने बल्कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खेद जताया है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खेद जताया है और सांत्वनाएं दी हैं उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खोया है। तो फिलहाल ऑपरेशन पूरा हो चुका है और अब सारा जो फोकस है वो उन लोगों के इलाज पर जारी है जो विभिन्न अस्पतालों में जो वीर सैनिक भर्ती है। जी अजय, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सिर्फ इसे एक हादसे के रूप में देखा जा रहा है या कोई और पहलू पर भी जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी नजर है? देखिए, अभी तक जो है ये पूर्णतः एक हादसा है, एक दुर्घटना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये डोडा से हिमाचल को जोड़ने वाला ये चंबा का रोड है और वहाँ पर बर्फ़ जो है वो गिरी हुई थी और एक आइसी पैच था और वहाँ पर संभवतः जो है ड्राइवर काबू नहीं कर पाया वाहन और वाहन जो है नीचे खाई में गिरा है। आइसी पैच है वहाँ पर। फिलहाल जो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक कोई और एंगल नहीं है। आइसी पैच के ऊपर से ये गाड़ी स्किड हुई है और स्किड होकर करीब 250 मीटर नीचे एक खाई में गिरी है, जिसमें 10 भारतीय जवान जो है वो जो है उनकी मौत हुई है। अभी तक यही खबर आ रही है। जी मेगा।
जी अजय, अभी के लिए आपका धन्यवाद, बट नजर बनाए रखिएगा इस पूरी घटनाक्रम पर। आगे बढ़ते हैं। नोएडा इंजीनियर की मौत के मामले में सीबीआई की अब एंट्री हो गई है। इस मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। स्पोर्ट्स सिटी आवंटन की जांच में एमजे विज टाउन बिल्डर की भूमिका खंगाली जाएगी। सीबीआई बीती रात नोएडा प्राधिकरण से एमजे विज टाउन से जुड़ी फाइल अपने साथ ले गई है। तो ये बड़ी खबर जो हम आपको अभी बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है हमारे पास, स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट का एक हिस्सा एमजे विज टाउन को बेचा गया था। अब सीबीआई पूरे मामले की गहन जांच करेगी। तो सीबीआई की एंट्री इस पूरे मामले में हो गई है। जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि लापरवाही तो बिल्कुल दिख रही थी कि एक 27 साल का बच्चा जब गुहार कर रहा था कि उसे किसी तरीके से बचाया जा सके और घंटों तक कोई कुछ नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। बलराम पांडे जिन्होंने इस पूरी खबर को शुरू से उसको ट्रैक किया है, बलराम अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलराम बताइए, अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी और फाइलें अब पहुंच चुकी हैं सीबीआई के पास ऑलरेडी। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से सीबीआई स्पोर्ट्स सिटी मामले में जांच कर रही है, उसको लेकर के जो ये प्लॉट है वो स्पोर्ट्स सिटी के लिए ही अलॉट किया गया था। लेकिन जिस तरीके से बिल्डर और प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरा खेल खेला गया और उसके बाद जब ये पूरा खेल उजागर हुआ तो कहीं ना कहीं सीबीआई की एंट्री हुई। लेकिन जिस तरीके से इंजीनियर युवराज की मौत हुई, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया और प्राधिकरण पर एक बार फिर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना कार्य का आरोप लगा, जिसके बाद सीबीआई की टीम कल नोएडा प्राधिकरण पहुंची और उसने जो एमजे विज टाउन से रिलेटेड फाइलें थी प्राधिकरण के अंदर, उनको अपने कब्जे में किया। और कहीं ना कहीं अब जो जांच है और तेज होगी और माना जा रहा है कि जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अभय कुमार को गिरफ्तार किया और इस वक्त वो न्यायिक हिरासत में हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब सीबीआई ने इस पूरे मामले से जुड़ी जो फाइलें हैं उनको अपने कब्जे में किया है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि सीबीआई जल्द ही एमजे विज टाउन के जो बिल्डर हैं अभय कुमार, उनसे भी पूछताछ कर सकती है। हालांकि वो इस वक्त न्यायिक हिरासत में है, लेकिन सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है। और जिस तरीके से स्पोर्ट्स सिटी मामले में सीबीआई जांच कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो सवाल पहले खड़े हो रहे थे बिल्डरों के खिलाफ, वो सवाल अब एमजे विज टाउन के जो बिल्डर हैं अभय कुमार, उनके खिलाफ भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से इंजीनियर युवराज की जान गई है, उसको लेकर के जो गड्ढा है उस पर कोई एक्शन प्राधिकरण की तरफ से क्यों नहीं लिया गया? सालों से ये गड्ढा है और यहाँ पर जल भराव की समस्या होती है। जो आसपास के लोग हैं वो लगातार परेशान होते हैं। कई बार उन्होंने प्राधिकरण से यही तो अफसोस की बात है बलराम की, जब मौत हो गई इस युवक की, उसके बाद ये फाइलें खंगाली जा रही है। पहले किया जाता तो शायद ये 27 साल का युवक अपनी जान नहीं खोता। बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे बढ़ते हैं। नोएडा में इंजीनियर युवराज की जान नकारा और सड़ चुके सिस्टम ने ली, और अब जब युवराज की मौत एक मुद्दा बन चुकी है तो पूरा सिस्टम खुद को पाक साफ दिखाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, एक्शन में दिख रहा है। और उसी एक्शन से जुड़ी आज की बड़ी खबर यह है कि इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 और बिल्डरों को किया है गिरफ्तार। लोटस ग्रीन बिल्डर के रवि बंसल और सचिन कर्नवाल गिरफ्तार हैं। अब तक कुल 3 बिल्डर गिरफ्तार हो चुके हैं। और गिरफ्तारी अब तो हुई है, लेकिन गिरफ्तारी से क्या फायदा? जिस परिवार का ये बच्चा इकलौता 27 साल का बेटा, उस परिवार के उस पिता की जब बात हम लोगों ने सुनी तो आपका दिल भी दहल जाता। जिस तरीके से युवराज घंटों तक गुहार लगाता रहा कि उसे वो मरना नहीं चाहता, उसे कोई भी बचा ले। लोग देख रहे थे लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ सका। आज हमारे पास ये भी खबर आई थी कि जो रेस्क्यू टीम वहां मौके पर पहुंची थी, उन्हें तैरना नहीं आता था। वो तैर कर युवराज को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। ये थी तैयारी उस रेस्क्यू टीम की। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी सारी लापरवाही जो हुई है। और मैं वापस बलराम पर जाना चाहती हूं। बलराम अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इतनी सारे जब खबरें आ गई हैं, जब अब जब फाइल खंगाली जा रही, अब जब पता चल रहा है कि ये एक मुद्दा
बड़ा था और पहले से चलता आ रहा था। तो अब ये सवाल उठता है ना बलराम की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अधिकारियों पर? कहां है अधिकारी? क्यों आइडेंटिफाई उनको नहीं किया जा रहा है? आनन फानन में किसी को तो आपने सस्पेंड कर दिया, मगर जहां मेन मुद्दा है, जिन लोगों ने ये गलती करी और जो लोग इस पूरी चीजों पर बैठे रहे, बार बार इसके बारे में कंप्लेन गई थी। मुझे लगता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वहां के, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी कई बार कि इस मामले को ठीक किया जाए, ये क्यों ये जगह खोद के रखी गई है, यहां जल भराव होता है। उसके बावजूद किसी की नजर नहीं गई पूरे कार्यालय में। देखिए मेघा, आपको बता दूं कि घोर लापरवाही हुई है और ये लापरवाही पिछले 1-2 सालों से नहीं बल्कि कई सालों से होती आ रही है। 2015 में यहाँ पर जल निकासी के लिए एक ड्रेनेज योजना लाई गई थी और कहा गया था कि यहाँ पर जो जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है, उसकी निकासी के लिए एक नाला बनाया जाएगा और उसे सीधे हिंडन में गिराया जाएगा ताकि यहाँ पर जल भराव की समस्या से जो आसपास का क्षेत्र है उसे निजात मिल सके। लेकिन 2015 से 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन ये कार्य जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिला और फाइलों में दम तोड़ चुका है। और यही वजह है कि बार बार प्राधिकरण के अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से ये गड्ढा हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर जल भराव हुआ है, यहाँ पर स्पोर्ट्स सिटी बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि बिल्डर किस तरीके से काम कर रहे थे और उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब इंजीनियर युवराज की मौत हो गई तो उसके बाद यहाँ की जो क्षेत्रीय पुलिस है वो भी जागी, उसने भी बिल्डर के खिलाफ एक के बाद एक 2 FIR दर्ज की। जी बलराम, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो खंगालने की कोशिश की ही जाएगी। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। अब आपको झारखंड के देवघर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां रेलवे हादसा और वो ट्रक क्यों खड़ा था रेलवे की है। ये इंजन चालक क्या करेगा? वो तो अपनी पटरी पर ही गाड़ी चलाएगा, वो पटरी से नीचे इंजन को नहीं उतार सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये ट्रक चालक अपनी ट्रक को नहीं हटा सका और ये टक्कर हो गई। हमारे संवाददाता चंदन सिंह रांची से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चंदन, पहले ये पूरी वारदात के बारे में हमें बताइए और जो शख्स घायल है उसकी हालत क्या है? देखिए, देवघर में एक बड़ा रेल हादसा सामने आया। जब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आश्वासन न दे दें कि नहीं ये नहीं होगा, लिखित रूप से आश्वासन, साफ आश्वासन माने वचन कि ये नहीं होगा, उसी के बाद तो बात आगे बढ़ेगी। उसके पैसे कैसे बढ़ जाएगी? ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। अब बात यूपी में छिड़े संत संग्राम की, जो अब खुलकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बनाम सरकार हो गई है। मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। एक और अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थक, संत और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और उसके बीच आज सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में अभिमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कालनेमी वाला तंज कसते हुए कहा कि कई ऐसे कालनेमी हैं जो धर्म के नाम पर सनातन को कमजोर करते हैं और उनकी कोशिश को वो नाकाम करेंगे, उनसे सतर्क रहना होगा। योगी ने दो टूक शब्दों में कहा कि एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। धर्म के अलावा एक संत का कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है और किसी को भी परंपरा बाधित करने का अधिकार नहीं है। सीएम योगी ने अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में हर सवाल का जवाब दे दिया और जोरदार हमला बोल दिया। इधर सीएम योगी ने निशाना साधा तो उधर प्रयागराज में संगम तट पर 5 दिन से धरने पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सीएम योगी ने बात तो सही बोली, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए कि ये काम कौन कर रहा है, कौन लोग हैं इसके पीछे। साथ ही राष्ट्र धर्म वाले बयान पर कहा कि किस शास्त्र में लिखा है कि सबसे पहले राष्ट्र धर्म होता है। मेला प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन को उस दिन कमजोर किया गया था जब स्नान करने जा रहे संतों को
पीटा गया था। उन्होंने कहा धर्म की रक्षा करनी है क्योंकि धर्म से बड़ी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। स्वामी जी, सोनीपत में सीएम योगी ने एक बयान दिया है, जो सन्यासी है उसके लिए राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा होता है। ये कहाँ किस शास्त्र में लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है उनसे पूछो, उस शास्त्र का नाम बताएं, वो पंक्ति बताएं। जिस तरह से सीएम योगी का बयान सामने आया है, उनका ये कहना है कि कुछ लोग धर्म को प्रॉपर्टी मान रहे हैं, ऐसे कालनेमी से हमें बच के रहना चाहिए। बात यह है कि धर्म जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या है? ऐसा है कि धर्म जो है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। हमारा जीवन से भी बड़ा महत्व हमारे जीवन में धर्म का है। इसीलिए लोगों ने जान गंवा के भी धर्म की रक्षा की है। धर्म से बढ़कर के क्या प्रॉपर्टी और दूसरी हो सकती है? इसलिए उसकी तो रक्षा करनी ही करनी है। 4 करोड़ लोगों ने 18 तारीख को स्नान किया था। जो भी किया हो, हमने तो कोई गिनती की नहीं है, उन्होंने किया होगा, बता रहे हैं। निशाना आप पर भी है, ये कहा जा रहा है, ये बयान आप पर निशाना साध है। बात यह है कि हमारे ऊपर निशाना हो चाहे किसी के ऊपर निशाना हो, उनको शिकार करना है क्या कि निशाना साध रहे हैं? शिकारी हैं क्या वो कि निशाना साध रहे हैं? ऐसे बहुत से काल निशाना जो है धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो आचार्य का अपमान किया गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो सन्यासियों ब्रह्मचारियों को मारा गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो जो वेद पाठी है और धर्म सनातन धर्म का ज्ञान करने के लिए गुरुकुल में आए बच्चे हैं, उनको मारा पीटा गया है ताकि कोई सनातन धर्म का अध्ययन करने के लिए ना आए, ताकि कमजोर हो जाए सनातन धर्म। ये जो एक्ट हुआ है मौनी अमावस्या को, ये वही तो एक्ट है जिससे सनातन धर्म कमजोर हो। बिल्कुल सही है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने आपको लेकर बात उन्होंने सही बोली, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए कि ये गलती कौन कर रहा है। सनातन धर्म को कमजोर करने का काम उनकी पुलिस ने किया है, उनके प्राधिकरण ने किया है। शंकराचार्य अपनी बात रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीएम ये बात कहे जरूर, लेकिन ये नहीं बोले कि उनका प्राधिकरण और उनका प्रशासन सनातन को कमजोर करने का काम कर रहा है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। इससे पहले सीएम योगी ने शंकराचार्य का बिना नाम लिए संतों को संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि एक संत और सन्यासी के लिए धर्म व राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। धर्म के खिलाफ आचरण करने वाले कालनेमी होते हैं, जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश रचते हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हैं। आज उनके धरने का 5वां दिन है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो कल बसंत पंचमी के दिन भी संगम में स्नान नहीं करेंगे। उधर प्रशासन की ओर से एक नया नोटिस जारी किया गया है। एक तरफ प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच तकरार जारी है, तो वहीं यूपी की सियासत में भी उबाल। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले दिन से ही उनके साथ खड़ी दिख रही है। यहां तक कि अखिलेश यादव हर रोज उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। आज उनके दफ्तर के बाहर शंकराचार्य के समर्थन वाले होर्डिंग भी लगे दिखे। अब आपको बताते हैं कि मेला प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच जो तर्क दिए जा रहे हैं वो क्या है।
मेला प्रशासन का कहना है कि बिना इजाजत के बग्गी क्यों लाए, जिस पर अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जिस पर मैं सवार था वो बग्गी नहीं थी, बग्गी तो घोड़े खींचते हैं, जबकि वहां पर तो घोड़े थे ही नहीं। वही प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आपकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत हुई, जिस पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया कि पुलिस ने वहां पर मौजूद संतों को पीटा और शंकराचार्य का घोर अपमान किया। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है और हम उसका अभी रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर क्रिकेट की जगत से आ रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच में T20 वर्ल्ड कप को जो लेकर टकराव बढ़ गया था, अब ये खबर आ रही है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश अब भारत में T20 खेलने के लिए तैयार नहीं है। भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का फैसला। ICC ने कल BCB को अल्टीमेटम दिया था, हम खेलना चाहते हैं लेकिन भारत में नहीं खेलेंगे, ये कहते हैं अंतरिम सरकार बांग्लादेश के। GS विवेक मेरे सहयोगी जो स्पोर्ट्स कवर करते हैं। अब GS जरा मुझे ये बताइए कि अब क्या ये फाइनल हो चुका है? कल अल्टीमेटम जो दी गई थी बांग्लादेश की क्रिकेट एसोसिएशन को, अब ये क्लियर हो गया है कि बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी T20 में शिरकत नहीं करेगा। देखिए मेगा, ICC ने एक दिन का मोहलत दिया था और आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश गवर्नमेंट और खिलाड़ियों के बीच में बातचीत हुआ था, जिसको अभी खत्म हुआ। और उसके बाद जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है अमीनुल इस्लाम, वो फिलहाल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने, और स्पोर्ट्स एडवाइजर जो है उनकी तरफ से भी बयान आया है कि वो खेलना तो चाहते हैं लेकिन इंडिया में वो नहीं खेलेंगे। तो एक स्टैंड दिया है और इसकी वजह से ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश की टीम इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर रही है और फोरफीट कर दिया उन्होंने सारे गेम। और जैसे कि ICC बोर्ड ने कल वर्चुअल मीटिंग के दौरान मीटिंग में ये फैसला हुआ था, जहां पर सभी देशों ने सिवाय पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस पक्ष में वोट किया था कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगी तो अगली टीम यानी कि स्कॉटलैंड को उनकी जगह पर दिया जाएगा। तो फिलहाल जो अभी खबर है वो ये है कि बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है और ये इत्तला कर दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनके खिलाड़ियों को कि वो इंडिया में आके वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलना चाहेंगे। ICC ने अपना रुख पहले ही काफी साफ कर दिया था कि अगर आपको खेलना है तो इंडिया में ही खेलना है। अगर आप नहीं आ रहे हैं खेलने के लिए आज शाम तक, तो इसका मतलब यह है कि आपको वर्ल्ड कप से हटा के स्कॉटलैंड की टीम को रखा जाएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम आएगी, लेकिन वजह क्या दी है GS विवेक? क्या वजह दी गई है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के द्वारा कि क्यों भारत में खेलने में क्या तकलीफ है उन्हें? देखिए, सारा मामला सिक्योरिटी का है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये मानना है कि उनके खिलाड़ियों को सबसे पहले, और उसके अलावा खिलाड़ियों के अलावा जो फैंस बांग्लादेश से भारत में आएंगे और स्टैंड्स में बैठेंगे, बांग्लादेश की जर्सी पहन के बैठेंगे, उन सभी लोगों को खतरा है करके ऐसे बांग्लादेश के गवर्नमेंट का मानना है। जबकि ICC की एक निष्पक्ष जांच की गई, वहां पर थ्रेट लेवल को काफी लो बताया गया है और जिस सीरीज में सबसे ज्यादा थ्रेट परसेप्शन हाई कहा गया, यानी कि पाकिस्तान में जो मैचेस हो रहे हैं और जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी जाके खेल रही है, वहां पर हो रहा है। लेकिन इस वजह से ICC ने यह साफ कर दिया था कि कोई खतरा नहीं है, ना बांग्लादेश की टीम को, ना बांग्लादेश के खिलाड़ियों को, ना उनके फैंस को, ना उनके। और अभी हमने देखा भी कि बांग्लादेश के अंपायर इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज में ऑफिशिएट कर रहे थे, तो भी कोई खतरा नहीं था, कोई सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं था। तो इसीलिए ICC ने ये साफ मना कर दिया था। लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट का ये बार बार इसी चीज को लेकर एक स्टांस क्रिएट करने का, एक पॉलिटिकल मोटिव रख के खड़े होने का ये मौका उनको मिला है और इसी वजह से सिक्योरिटी का हवाला देते हुए और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कि ICC के सामने अपना पक्ष रखा, उन्होंने बांग्लादेश सरकार का आदेश के तहत इस बात को कन्वे कर दिया गया है कि बांग्लादेश की सरकार ने बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को भारत जाने से मना कर दिया है। तो बड़ी अजीब बात है विवेक, क्योंकि अगर किसी को खतरा है तो हिंदुओं को है, बांग्लादेश में उनके खिलाड़ियों को, हमारे देश में तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन आप हमारे साथ रहिए, अभी हमारे पास पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन की भी प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुनाते हैं आपको। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि वो, देखिए अब कोई परसेप्शन क्रिएट करने में जाता क्या है। अब पाकिस्तान और इंडिया की जो बात है ना वो अलग है, आप उसके साथ बांग्लादेश को इक्वेट नहीं कर सकते। और बांग्लादेश को बोले, जिनको बनाया भारत ने, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश करने वाले हम हैं,
और आपकी ये एनिमोसिटी है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। चलिए, पॉलिटिक्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी इतनी कोर कॉन्फिडेंस नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये जो ओवर द टॉप एस्टिमेशन है, और इंडिया में आके आप ज्यादा सेफ है मुझे लग रहा है। आप इंडिया में मैचेस होंगे, आप देखिए, और आपका कप्तान हिंदू है, तो आप देखिए ना कि एक कितनी अच्छी एक ऑलिव ब्रांच है, एक तरह का मैसेज है, एक तरह का जो कहते हैं मलहम लगाने वाली बात है, और आप आए इसको यूज करें, इस व्हीकल को, कि मुद्दा थोड़ा सॉर्ट आउट हो, थोड़े रिलेशंस बेटर हो, रादर देन यू टेक अ कॉन्फ्रंटेशन स्टैंड एंड बोले जी आप बड़ी तोप बन चुके हैं, तो तोप बने तो फिर आप अकेले बैठे, कोई पूछ नहीं रहा आपको। ठीक है, तो बांग्लादेश की जगह अब शायद स्कॉटलैंड की टीम T20 में शिरकत करेगी। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का यह कहना है कि वो नहीं खेलना चाहते हैं, उनके खिलाड़ी वो नहीं भेजना चाहते हैं अपने खिलाड़ी भारत में, और वो उनकी सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं। पर सच्चाई तो ये है कि सरकार में, बांग्लादेश की सरकार में खुद इतनी उठापटक है, वहां अब हिंदू खतरे में है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाड़ियों को भारत में उनकी सुरक्षा पर वो सवालिया निशान उठा रहे हैं और उसको वजह बता रहे हैं कि क्यों उनकी टीम अब भारत नहीं आएगी। इस पे आईसीसी की क्या प्रतिक्रिया होगी वो अभी देखना बाकी है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में रियल इस्पात स्पंज आयरन फैक्ट्री में धमाका हो गया। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये स्टील प्लांट बकुलाही इलाके में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के स्पंज आयरन प्लांट में हादसा हुआ। ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर मलबे का बड़ा ढेर जमा हो गया। कुछ मजदूरों के झुलसने की भी खबर सामने आई है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हालांकि यह धमाका कैसे हुआ इसका पता अभी नहीं चल पाया है। इसके साथ ही खबर गवाह में बस इतना ही वक्त था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।